नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। कल आपका प्रश्नकाल चल रहा था राज्यसभा में। राज्यसभा में यहाँ पर प्रश्नकाल के दौरान सरकार के द्वारा कहा गया कि उन्होंने साइबर क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए देश भर में 1,92,00,000 जो सिम है उनको ब्लॉक कर दिया है। अब इसी के बारे में हम समझेंगे कि ये जो ब्लॉक किए गए सिम हैं इनमें सबसे ज्यादा सिम किस कंपनी के हैं, साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि किन राज्यों से सबसे ज्यादा ये जो ब्लॉक सिम जाली सिम है वो लाए जा रहे थे और वहां पर सबसे ज्यादा फ्रॉड किया जा रहा था। बाकी आप में से मैं बहुत सारे लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि कितने सारे लोगों के साथ कैसे कभी ये फ्रॉड कॉल आए होंगे कि मैं आपका फूफा बोल रहा हूँ, मैं आपका जीजा बोल रहा हूँ, इतने पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो या फिर मैं आपके अकाउंट में भेज रहा हूँ। तो इस तरीके का कभी भी आपके पास यदि कॉल आया है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि स्पेशली मेरे पास तो आया था एंड देन आई वाज लाइक कि क्यों ही भाई, मेरे जीजा तो मेरे से कभी बात भी नहीं करते हैं, अभी नहीं तो कहाँ से कॉल करेंगे मेरे को। तो इसी तरीके से यदि आपके साथ कभी ऐसा कोई फ्रॉड करने की कोशिश की गई है, आपने उस टाइम क्या कदम उठाया, कौन सा नंबर डायल किया, मुझे अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ ये साइबर क्राइम जो मुद्दा है ये देश भर में अब बहुत ही ज्यादा स्प्रेड होने लगा है। आपके आधार कार्ड का नंबर लेकर के लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। कई बार आपके बहुत सारे लोग कहते हैं मैं आपका क्रेडिट कार्ड बनाना चाहता हूं, आपको इतनी लिमिट दी जा रही है एंड देन आप ये कर लीजिए। तो इस तरीके के बहुत टाइप के साइबर क्राइम्स अब आपको देखने को मिल रहे हैं, नए तरीके के आ रहे हैं। जामताड़ा केस आप सभी ने सुना ही था। तो इसी पर आज हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर ये जो 1,92,00,000 सिम है ये ब्लॉक क्यों किए गए हैं, कहां कहां पर किए गए हैं, सरकार साइबर सुरक्षा को लेकर के क्या नीतियां बना रही है और ये संविधान की किस अनुसूची में है कि भाई इससे संबंधित जो विषय है इस पर केंद्र कानून बना सकती है या राज्य कानून बना सकते हैं। इन सारी चीजों का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इससे पहले आप सभी के लिए ऑफर है। ऑफर ये है कि यूपीएससी एंड पीसीएस में आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त हमारा आने वाला है। तो 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर 10 से 17 अगस्त तक आपका ये ऑफर वैलिड रहेगा और इसमें आप ये कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सरकार ने कहा कि साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए देश भर में 1,92,00,000 सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। चर्चा में क्यों है? तो साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए इतने आपके, जैसे मैंने बताया कि 1,92,00,000 सिम ब्लॉक हुए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न थे उनके उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है और इसी नीति के तहत ये सख्त कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के तहत 7.6 लाख से अधिक शिकायतों में 2,400 करोड़ रुपए की राशि बचाई गई है। कितनी थी साइबर क्राइम की? 7.6 लाख शिकायत। धनराशि कितनी थी? 2,400 करोड़ धनराशि थी। आप समझ सकते हो कि कितने हाई लेवल के ये साइबर क्राइम्स इस टाइम चल रहे हैं। साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की सहायता प्रदान करने के लिए आपका 1930 जो नंबर है वो चालू कर दिया गया है। तो यदि किसी के साथ भी इस तरीके की धोखाधड़ी होती है तो आप ये टोल फ्री नंबर 1930 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पर आपकी उचित कार्रवाई भी की जाएगी। जिसको नहीं पता है उसको बता दीजिए कि ये नंबर है, जिसके साथ भी ऐसा कभी फ्रॉड हुआ है उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं अब किन राज्यों से सबसे ज्यादा ब्लॉक किए गए हैं सिम। देखिए, देश भर में सबसे ज्यादा जो जाली दस्तावेजों पर सिम निकाले गए थे वो 2 कंपनी के थे। एक था आपका एयरटेल और दूसरा था आपका रिलायंस जियो। इसके बाद आपके आ जाते हैं वोडाफोन हो गया, वीआई के सिम हो गए, इसके बाद बीएसएनएल का सिम हो गया। तो ये सारे सिम इसके लास्ट में आते हैं। ऐसे कुल टोटल 1,92,00,000 सिम है जो जाली सिम पाए गए हैं। देश में 5 सर्कल जहां सबसे अधिक जाली मामले दर्ज किए गए हैं सिम को लेकर के, वो था उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, असम, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, तमिलनाडु और केरल। तो ये 5 जगह हैं जहां पर आपके सबसे ज्यादा जो जाली सिम है उनको शिनाख्त मिल लिया गया है और उनको ब्लॉक कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं। जहां एक ही आईडी पर आप देखोगे कि 9 सिम यहां पर जाली चल रहे थे। व्यक्ति की एक आईडी थी और 9 से ज्यादा सिम कार्ड उन्होंने ले रखे थे। इसके बाद आप देखोगे यूजर्स की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के अंतर्गत ऐसे सिम कार्ड सबसे अधिक जारी हुए हैं और जो एक ही आईडी पर 9 सिम कार्ड ले रखे हैं उसमें सबसे ज्यादा सिम कार्ड थे आपके किसके वोडाफोन और आइडिया के। वोडाफोन आइडिया के 84 लाख सिम कार्ड जाली पाए गए हैं, भारतीय एयरटेल के 45 लाख सिम जाली पाए गए हैं, जियो के 42 लाख सिम जाली पाए गए हैं और बीएसएनएल
बीएसएनएल के 21 लाख यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक एक आईडी पर इतने सारे सिम ले रखे हैं आपके। तो आप समझिए कि कितना बड़ा जाल ये फैला हुआ है साइबर क्राइम का। आगे बात करें, जिनके नाम पर 9 से अधिक आपके सिम कार्ड मिले हैं, ये लोग सरकार की ओर से तय की गई पहचान पत्र पर 9 सिम कार्ड खरीदने की सीमा का उल्लंघन यहां पर कर रहे थे। आगे बात कर लेते हैं क्या होता है साइबर अपराध, ये जानना जरूरी है। देखिए, साइबर अपराध ये ऐसी आपराधिक गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर आपका यूज होता है, नेटवर्क डिवाइस है, इसके जरिए प्राइवेसी उल्लंघन को लेकर के ठगी की जाती है, जैसे कि डेटा हैकिंग हो गया, आपका फिशिंग मेल आपको भेजी जाती है, ओटीपी फ्रॉड किया जाता है। कई बार आपको कॉल आएगा, आपके मोबाइल पे ये ओटीपी आया होगा, हमें बता दीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं, फलाना बोल रहे हैं, ओटीपी बता दीजिए, तो ये फ्रॉड किए जाते हैं। मोबाइल फ्रॉड आपका किया जाता है, सेक्सटॉर्शन आपका किया जाता है। सेक्सटॉर्शन में कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई महिला अचानक से कॉल करती है, आप से कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आपको डरना है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको सच में जाकर के रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, जहां पर वो कहते हैं कि हम आपके जो फोटोज हैं उनको वायरल कर देंगे, हम आपकी फैमिली में ये वीडियो भेज देंगे। उसमें आपको एक महिला कॉल करेगी जो निर्वस्त्र होगी, आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लेगी एंड देन वो कहेगी कि आप मुझे इतने पैसे भेजो। तो इस तरीके की जो सेक्सटॉर्शन किए जा रहे हैं, फिशिंग मेल आपको भेजी जा रही है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में कई बार जो लोग बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, जिनको संज्ञान नहीं है, वो यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं कि हमारी फैमिली में ये चीजें पता चल जाएंगी, मेरी इज्जत का ऐसा हो जाएगा। भाई, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप जाइए नजदीकी अपने पुलिस स्टेशन में और वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाइए, ठीक है। आगे देखते हैं साइबर सुरक्षा। ये मोबाइल, कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा आदि को अनधिकृत पहुंच या फिर शोषण के उद्देश्य से होने वाले हमलों से बचाने की तकनीक होती है, इसको हम कहते हैं साइबर सुरक्षा। अब आते हैं साइबर इंश्योरेंस क्या होता है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो किसी बिजनेस या फिर इंडिविजुअल के लिए साइबर क्राइम से जुड़े फाइनेंशियल नुकसान को कम करती है। इसलिए अब बहुत सारे लोग साइबर इंश्योरेंस भी करवाने लगे कि यदि हमारे साथ ऐसा होता है, बैंक अकाउंट से ऐसा होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पर उस इंश्योरेंस के उनको कुछ जो पैसा है वो मिल जाता है। आगे बात करते हैं कौन बना सकता है इस पर कानून। ये जो साइबर अपराध हो रहे हैं इस पर फाइनली कौन कानून बनाएगा, क्या इस पर चीजें की जाएंगी, कैसे इसका समाधान होगा। तो देखिए, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय में है, ठीक है। यानी कि राज्य क्या करेगा, अब इसको लेकर के कानून बना सकता है, हर राज्य अपना अलग अलग कानून बनाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोई कानून बनाया जा रहा है, हर राज्य अपने अलग अलग कानून यहाँ पर बना सकते हैं, अपनी तरह से बना सकते हैं, क्योंकि ये विषय किसका है, राज्य का विषय है। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अपनी कानून परिवर्तन एजेंसी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच, अभियोजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, और जिसमें पूरा उत्तरदायित्व किसका है, राज्य और आप देखोगे जो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र सरकार अपनी ALEA की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सलाह और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की पहल को बढ़ावा देती है। व्यापक और समन्वित तरीके से जो साइबर अपराध है इनसे निपटने के लिए हमें तंत्र को क्या है, सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अभी भारत में इतने अच्छे से जो हमारी जो पूरी प्रोसेस इसको बनाने के लिए वो नहीं है। हमारे पास चेतावनी, अलर्ट, जागरूकता फैलाने, कानून परिवर्तन, इन सारी चीजों में अभी बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। अभी उतने कठोर नियम और जागरूकता लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। सरकार ने देश के सभी प्रकार के साइबर अपराध में समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संलग्न कार्यालय के रूप में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी 14C आपका इसकी स्थापना कर रखी है कि इससे संबंधित यदि किसी भी राज्य में आपका ये अपराध होता है या चीजें होती है तो इसके तहत यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। साइबर सुरक्षा के प्रयास की बात करूंगी तो मैं वैश्विक स्तर पर प्रयास की बात करूंगी और भारत के स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे वैश्विक स्तर से। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है यहाँ पर। इंटरनेट गवर्नेंस पर सभी हितधारकों यानी कि सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाता है। यह वैश्विक साइबर खतरे के प्रतिरोध में एक महत्वपूर्ण एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है और वार्षिक IGF संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बुलाई जाती है और प्रतिवर्ष यहाँ पर बैठक होती है और देखा जाता है कि किस तरीके से ये साइबर रेट्स जो है बढ़ रहे हैं, इनको लेकर के क्या कानून, कायदे, नियम लाने चाहिए, उस पर डिस्कशन किया जाता है। 2023 में जापान में आयोजन के बाद आगामी IGF 2024 सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा जो आपका होगा इससे रिलेटेड, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अब साइबर अपराध पर। बुडापेस्ट कन्वेंशन है एक हमारा साइबर अपराध पर, यह अंतरराष्ट्रीय संधि है
जो साइबर अपराध को लेकर के यहाँ पर की गई थी। ठीक है, यह राष्ट्रीय कानूनों को सुव्यवस्थित कर जांच पड़ताल की तकनीकों में सुधार करने से संबंधित है। ये देखती है भाई कि किस देश में क्या कानून बनाए गए हैं, कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, क्या उसमें जांच पड़ताल की जा रही है, तो ये सारी चीजें देखती है। इंटरनेशनल लेवल पर कोई बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई है तो उसको ये देखेगी। ठीक है, तो ये सारा काम इसमें ये करती है। ठीक है, इसमें इंटरनेट और कंप्यूटर अपराधों पर रोक लगाने की मांग की गई है। यह 1 जुलाई 2004 से लागू हुआ था आपका, और भारत इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे भारतीय प्रयास क्या रहे हैं। सबसे पहले साइबर सुरक्षित भारत की पहल, इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीटी, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, 2018 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए की गई थी। तो फर्स्ट लेवल पर जो सरकार ने काम किया कि हमें जागरूकता फैलानी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, तो इसलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करी। दूसरा आ जाता है जिसकी मैं बात करी थी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के बारे में। 10 जनवरी 2020 से शुरू हुई देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक पहल है। यानी कि जो भी अपराध भारत में हो रहे हैं, कोई बड़ा फ्रॉड होता है तो ये उसकी जांच पड़ताल करेगी। इसके बाद आता है साइबर स्वच्छता केंद्र। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है। ठीक है, इसकी स्थापना आम नागरिकों को साइबर अपराध से सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। इसके लिए मंत्रालय ने बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर की स्थापना कर रखी है, जो देखती है कि भाई कहां पर इस तरीके का डेटा कहीं से लिया तो नहीं जा रहा है, सर्च तो नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके के वो पैटर्न को फॉलो करती है, अगर उनको कहीं संदेह होता है तो वहां पर छापेमारी करती है। उसके बाद आता है डिफेंस साइबर एजेंसी। सैन्य साइबर सुरक्षा को इसमें बेसिकली ध्यान में रखा जाता है कि कहीं भारत की जो सेना है उसका डेटा लीक ना हो, इससे संबंधित प्रॉब्लम्स ना हो, तो ये स्पेशली सेना के लिए है डिफेंस साइबर एजेंसी। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखते हैं, और रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन किया था। इसके बाद आता है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है, इसमें निम्नलिखित मुद्दे हैं कौन कौन से, तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की कानूनी मान्यता, अपराध और उल्लंघन तथा साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था। ये इन सारी चीजों को देखते हैं आपका और समझते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर कोई उल्लंघन कर रहा है उसका, या फिर कोई अपराध कर रहा है, तो उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। आगे आता है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। अब ये क्या है, इसके तहत भारत में व्यक्तिगत डेटा, पर्सनल डेटा, मेरा जो पर्सनल डेटा है उसकी सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा बनाया गया है कि यदि कोई मेरा पर्सनल डेटा लीक करता है या फिर ऐसे कोई कार्य करता है तो फिर इसके कार्यवाही की जाएगी और इसके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन लिए जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि लोग लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे, उनकी फोटोज चुरा करके, उनका डेटा लेकर के। तो अब यदि कोई ऐसा कुछ करेगा तो कानून है, उसको जेल भी होगी, सजा भी होगी और उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं, इसके तहत व्यक्तिगत डेटा को वैध तरीके से संसाधित करने के लिए प्रक्रियाएं तय की गई हैं। तो ये था पूरा डेटा से संबंधित क्या प्रयास है, वैश्विक प्रयास क्या है, भारत में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या होता है आपका, सारी चीजें यहाँ पर मैंने डिस्कस करी। आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।